जय हिंद विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन गुरुकुल टीचिंग पर। यूपी टेट और सी टेट की हम तैयारी कर रहे हैं और आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो है हिंदी का। इसमें मैंने अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो टॉप क्वेश्चन पूछे गए हैं हिंदी से और साथ ही साथ यूपी टेट और सी टेट में भी जो टॉप क्वेश्चन आए हैं हिंदी के वो मैंने इस वीडियो में रखे हैं। तो नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करना है, वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों के पास ताकि उनकी भी तैयारी अच्छे से हो सके। टॉप 25 क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं, अगर उसमें से आप 20 भी सही कर पाए तो आप भी कर सकते हैं यूपी टेट और सी टेट एग्जाम पास। तो बिना देर करे हुए जल्दी से शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। इजी प्रश्न से स्टार्ट करेंगे और हार्ड की तरफ बढ़ेंगे। हिंदी किस परिवार की भाषा है? चीनी, तिब्बती, द्रविड़, ऑस्ट्रिक या भारोपीय? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है भारोपीय, यानी हिंदी जो है वो भारोपीय परिवार की भाषा है, यानी ऑप्शन 4 हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? ब्राह्मी, देवनागरी, खरोष्ठी या प्राकृत? तो हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो वो लिखी जाती है देवनागरी लिपि में, यानी ऑप्शन जो है वो दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। देवनागरी लिपि जो है वो बाएं से दाएं लिखी जाती है। कहां से? बाएं से दाएं लिखी जाती है। लेकिन जो खरोष्ठी लिपि है वह दाएं से बाएं लिखी जाती है। कहां? दाएं से बाएं लिखी जाती है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है दूसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शीश का तत्सम रूप क्या है? शीशा, शीर्ष, सिरा या शीर्षक? तो शीर्ष का जो तत्सम रूप है वो है शीर्ष, यानी ऑप्शन जो है वो दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए प्रश्न है ये। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो अगला प्रश्न है अर्धस्वर हैं। इनमें से कौन से अर्धस्वर हैं? ए आ, ए आई, उ ए या य व? तो हिंदी भाषा में सिर्फ दो ही अर्धस्वर हैं। कौन कौन से? य और व, ये दोनों अर्धस्वर हैं। बात करें ए और आ की तो ये कंठ्य ध्वनियां हैं। ए आई कंठ तालु है। उ और ए, देखो उ पे, ये तो ओष्ठ है, उ तो सिर्फ ओष्ठ है और ए आपको बता दिया है मैंने कंठ्य ध्वनि है। क्लियर है? तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हंस पत्रिका का संपादन किसने किया? सुमित्रा नंदन पंत ने, रामधारी सिंह दिनकर ने, मुंशी प्रेमचंद ने या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? तो हंस पत्रिका का जो संपादन किया वो किया मुंशी प्रेमचंद ने, यानी ऑप्शन जो है वो तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। यह 1930 में, कब? 1930 में बनारस से प्रकाशित हुई थी। इसके अलावा एक और प्रश्न भी पूछा जाता है कि सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया? तो वो किया महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निमिष शब्द का पर्यायवाची है? प्रकाश, छिद्र, पूर्ण या क्षण? तो निमिष जो है वो क्षण का पर्यायवाची शब्द है, यानी ऑप्शन जो है वो चौथा हमारा बिल्कुल सही है। प्रकाश जो है, प्रकाश के जो पर्यायवाची शब्द हैं वो है कौन कौन से? ज्योति, चमक, ये सभी प्रकाश के पर्यायवाची है। छिद्र का जो पर्यायवाची है वो है सुराख, तो ये आपको पता है। पूर्ण का जो पर्यायवाची है वो है सर्व, संपूर्ण और अखिल, ये सभी पूर्ण के पर्यायवाची शब्द हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चौथा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा उच्छ्वास का संधि विच्छेद है? उत प्लस छ्वास, उच्च प्लस श्वास, उच्छ प्लस वास या उत प्लस सुवास? तो इनमें से उच्छ्वास का जो सही संधि विच्छेद है वो है उत प्लस सुवास, यानी ऑप्शन जो है वो चौथा हमारा बिल्कुल सही है। इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें है व्यंजन संधि। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चौथा। तो देखते हैं अगला प्रश्न। युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह पद है? यानी युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का उदाहरण है? अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास या द्विगु समास? देखो, युद्ध में स्थिर रहने वाला के लिए जो एक शब्द होता है ना वो होता है युधिष्ठिर। कौन सा होता है? युधिष्ठिर। और युधिष्ठिर का जो समास विग्रह हम ठीक से करेंगे तो युद्ध में स्थिर, यानी यह जो है वो बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, यानी ऑप्शन जो है वो तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता वह तीसरे पद की ओर इंगित करे तो वहां बहुव्रीहि समास होता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वधु का सामान्य बहुवचन होगा? वधुएं, वधुओं, वधुएं या वधुएं? तो देखो, वधुओं तो बिल्कुल नहीं होगा, वधु ए भी बिल्कुल नहीं होगा, वधुए और इन दो ही दोनों बचे हैं। तो इनमें से कोई सा एक आंसर बिल्कुल सही है। तो आपको पता है कि वह कौन सा है? वह है तीसरा, यानी वधु का जो बहुवचन होगा वो होगा वधुएं, यानी ऑप्शन जो है वो तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नीचे लिखी लोकोक्तियां और उनके अर्थ दिए गए हैं, इनमें गलत अर्थ वाली लोकोक्ति का चयन कीजिए। आगे नाथ ना पीछे पगहा, यानी बंधनहीन। तीन तेरह होना, यानी संगठित होना। एक टकसाल के ढले हैं, यानी सब एक जैसे हैं। या आंख के अंधे गांठ के पूरे, यानी मूर्ख लेकिन धनवान?
तो इनमें से जो लोकोक्ति गलत अर्थ वाली है वह है तीन तेरह होना, यानी ऑप्शन जो है वो दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि तीन तेरह होने का जो अर्थ होता है वो होता है तितर बितर होना, यानी बिखर जाना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है दूसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्याय शब्द अनुचित है, यानी इनमें से कौन सा संरचना का पर्याय शब्द नहीं है, यानी पर्यायवाची नहीं है। प्रश्न को ठीक से पढ़ना। विरचित, उद्भावना, संगठना या रचना विन्यास। तो संरचना शब्द के जो पर्यायवाची होते हैं वो होते हैं विरचित, संघटना, रचना विन्यास, लेकिन उद्भावना बिल्कुल नहीं है, यानी ऑप्शन जो है वो दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो बाएं हाथ से तीर चलाता है के लिए एक शब्द होगा, सव्यसाची, सहोदर, धनुर्धर या यथाक्रम। तो जो बाएं हाथ से तीर चलाता है उसके लिए जो एक शब्द होगा वो होगा सव्यसाची, यानी ऑप्शन जो है वो पहला ही हमारा बिल्कुल सही है। सहोदर का जो अर्थ होता है वो होता है एक ही गर्भ से जन्म लेने वाला। धनुर्धर का जो मतलब होता है वो होता है जो धनुष चलाने में सिद्ध हो। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है पहला। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वे शब्दांश या अव्यय जो किसी शब्द के पहले लगकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करते हैं क्या कहलाते हैं? संयुक्त शब्द, मिश्र शब्द, उपसर्ग या प्रसर्ग। अब मान लो मैंने एक शब्द लिया तिथि। क्या लिया? तिथि। अगर तिथि के आगे मैं ए लगा देता हूं, क्या बन जाएगा? अतिथि। तो वे शब्द जो शब्द से पहले लगकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करते हैं क्या कहलाते हैं? ए लग गया तो ये ए क्या है? यह एक उपसर्ग है। तो ऑप्शन जो है वो तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से चूर्ण शब्द का तत्सम है, चरण, चूर्ण, चरित्र या इनमें से कोई नहीं। तो चूर्ण शब्द का जो तत्सम है वो है चूर्ण, यानी ऑप्शन जो है वो दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। यूपी टेट में भी आया हुआ प्रश्न है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अकाल का विलोम शब्द है काल, सुकाल, दुर्भिक्ष या पैदावार। अकाल का जो विलोम शब्द होता है वो होता है सुकाल, यानी ऑप्शन जो है वो दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। अगर बात करें दुर्भिक्ष की, तो दुर्भिक्ष का जो विलोम शब्द होता है वो होता है सुभिक्ष। क्या होता है? सुभिक्ष। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दूसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मुहावरा होता है वाक्यांश, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य या मिश्रित वाक्य। तो मुहावरा कोई सरल वाक्य नहीं होता क्योंकि यह अपूर्ण वाक्य होता है, कुछ कुछ हिस्से उसके गायब होते हैं, एक वाक्य का अंश होता है। कैसे कि चोर की दाढ़ी में तिनका। तो ये कोई पूर्ण वाक्य नहीं है, सरल वाक्य नहीं है। ठीक है, सरल वाक्य हमेशा पूर्ण होते हैं कि वह घर जा रहा था, वह खाना खा रहा था। तो ये एक सिंपल सा स्टेटमेंट होता है। ठीक है, तो सरल वाक्य नहीं है। संयुक्त वाक्य कोई दो शब्दों, दो वाक्यों को जोड़कर एक संयुक्त वाक्य नहीं बनाया गया है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक वाक्य का अंश होता है। यानी मैं सीधा इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर जो है वो पहला है, यानी ये एक वाक्यांश होता है मुहावरा। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पहला। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लंगोटी में फाग खेलना मुहावरे का अर्थ होता है निर्लज्ज होना, दरिद्रता में आनंद लूटना, एकांत में रहना या धनी होकर भी दुखी होना। तो लंगोटी में फाग खेलना मुहावरे का जो अर्थ होता है वो होता है दरिद्रता में आनंद लूटना, यानी ऑप्शन जो है वो दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसके अलावा एक और जो मुहावरे का अर्थ आपको पता होना चाहिए वो है निर्लज होना। निर्लज होने का जो मतलब होता है ना, देखो निर्लज होना किस मुहावरे का अर्थ होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो चिकना घड़ा होना, चिकना घड़ा होना जो मुहावरा है उसका अर्थ होता है निर्लज होना। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तमस किसका पर्यायवाची शब्द है? अंधेर का, अंधकार का, अखंड का या अंधा का। तो तमस जो है वो अंधकार का पर्यायवाची शब्द है, यानी ऑप्शन जो है वो दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जिस समास का पहला पद, ठीक है ये समास है, कोई समाज नहीं है, जिस समास का पहला पद अवयव तथा प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास, द्विंद समास, अव्ययी भाव समास या बहुव्रीहि समास। तो जिस समास का पहला पद अवयव हो और वही प्रधान हो वह कहलाता है अव्ययी भाव समास, यानी ऑप्शन जो है वो तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। तत्पुरुष समास की बात की जाए तो जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो यानी दूसरा पद प्रधान हो वह तत्पुरुष समास कहलाता है। और द्वंद्व समास की बात करें तो जिस समास के दोनों पद प्रधान हो बस बीच में और या फिर या का लोप हो तो वहां द्वंद्व समास होता है। बहुव्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता, वह तीसरे पद की ओर इंगित करते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक प्रश्न का आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि समास कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पेह प्लस द पयोद में प्रयुक्त संधि है, यानी इसमें कौन सी संधि है? आपको संधि विच्छेद करके भी दिया हुआ है तो बिल्कुल आप इसमें आराम से बता दोगे कि इसमें कौन सी संधि है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि है, इनमें से कोई नहीं। तो पयोद में कौन सी संधि है और इसका संधि विच्छेद जो है वो है पेह प्लस द।
तो पियोद में जो संधि है, देखो विसर्ग लग रहा है तो विसर्ग लग रहा है तो विसर्ग संधि होगी, यानी ऑप्शन जो है वो तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। क्लियर है? समझना ऐसी है, जहाँ विसर्ग का यूज हो समझ लो कि वहाँ विसर्ग संधि है। ठीक है, एंड में नहीं बट बीच में। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ज्योत्सना कैसे लिखा जाएगा? ऐसे, ऐसे, ऐसे या फिर ऐसे? तो ज्योत्सना जो बिल्कुल शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है वो है दूसरा, यानी ऑप्शन जो है वो दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। ऐसे लिखा जाता है ज्योत्सना। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रतिनिधि शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है? प्रा, प्रति, निधि या विधि? तो ये तो बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। प्रतिनिधि जो शब्द है उसमें कौन सा उपसर्ग है? वो है प्रति, यानी ऑप्शन जो है वो दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। तो देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न शब्दों में से किस शब्द का प्रयोग पुल्लिंग में होता है? ताकत, अमानत, कावेरी या हाथ? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एक एक सेंटेंस बना के देख लेंगे इसका, कि ताकत जो है, ताकत से एक सेंटेंस बना लो, पूरा एक वाक्य बना लो कि मेरी ताकत जो है वो बढ़ गई है। तो गई है यानी स्त्रीलिंग में यूज हो रहा है, तो ये तो कट हो गया। अमानत, वह मेरी अमानत है, तो ये मेरी है, तो यानी सिंपल सी बात है, ये भी कट गया, स्त्रीलिंग में आ रहा है। कावेरी नदी, ठीक है, या फिर कावेरी कहाँ जा रही है, ठीक है, तो थोड़ा स्त्रीलिंग में आ रहा है तो ये भी कट जाएगा। ठीक है, बचा है हाथ, तो यह मेरा हाथ है, तो ऐसे कहेंगे तो सिंपल सी बात है, ये पुल्लिंग में दिख रहा है, यानी ऑप्शन जो है वो चौथा हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कच का अनेकार्थक नहीं है? बाल, बादल, झुंड या कच्चा? तो इनमें से कौन सा कच का अनेकार्थक शब्द नहीं है? वो है कच्चा, यानी ऑप्शन जो है वो चौथा हमारा बिल्कुल सही है। कच का जो अर्थ होता है वो बाल भी होता है, बादल भी होता है, झुंड भी होता है, ठीक है, बट कच्चा नहीं होता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चौथा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और यह हमारा अंतिम प्रश्न भी है कि मोहन ने पढ़ा है, यह वाक्य संदिग्ध भूतकाल में होता है। मोहन ने पढ़ा, मोहन पढ़ रहा था, मोहन ने पढ़ा होगा, या मोहन ने पढ़ा था? तो मोहन ने पढ़ा, यह वाक्य जो है वो सामान्य भूतकाल का है। मोहन पढ़ रहा था, तो यह वाक्य अपूर्ण भूतकाल का है। मोहन ने पढ़ा था, यह वाक्य जो है वो पूर्ण भूतकाल का है। ठीक है, पढ़ रहा था यह पूर्ण, और पढ़ा था यह पूर्ण भूतकाल का है। संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है वो है मोहन ने पढ़ा होगा, यानी ऑप्शन जो है वो तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये प्रश्न जो हैं वो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। साथ में कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जो यूपी टेट और सी टेट में भी पूछे जा चुके हैं। तो इसलिए ऐसे प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। आपकी कंपटीशन की तैयारी, आपके यूपी टेट और सी टेट की तैयारी दोनों होती रहेंगी, साथ में मिलकर करेंगे। तो बस चैनल को आपको करना है सब्सक्राइब, शेयर करना है वीडियो को जितना हो सके, ताकि आपके दोस्तों की भी तैयारी अच्छे से हो सके, क्योंकि मैंने क्लियर किया है तो आप भी क्लियर कर पाएंगे अच्छे से। पल पल की अपडेट आपको मिलती रहेगी, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद।